देना फोन यार। मैं ब्रेड पकाने को दूंगा। हाँ तो मैं दे देता। हाँ। हेलो। अच्छा। अरे मिनट, 1 मिनट रुकना बेटा। चल यार जल्दी। चलो ये वाले पॉइंट समझा रही हूँ बेटा, ये वाले सारे के सारे। ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक से। जो क्लोज रिलेशनशिप है तुम्हारा एजुकेशन और उसका, इंग्लिश मीडियम में नहीं दे रखा है इन्होंने, डिटेल में हिंदी में दे रखा है। तो एडजस्टमेंट विद नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सारी पेजेस की फोटो जो है बुक्स की ना मैं हिंदी मीडियम वाली भी भेज दूंगी। तो एक काम करना, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो एक बार हिंदी मीडियम की बुक जरूर पढ़ना। ठीक है, मैं प्रॉपर क्लीन भेजूंगी एकदम, ताकि कहीं से कटा पिटा ना हो, ब्लर्ड ना हो, मैं अच्छे से भेजूंगी। तो जरूर पढ़ना, हिंदी मीडियम की बुक तो जरूर पढ़ना। ठीक है। एडजस्टमेंट विद नेचुरल एनवायरनमेंट पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर, ये वाला। तो मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। इस परिवेश में समायोजन करने के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। हम सब जानते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और बिना एडजस्ट किए इस एनवायरनमेंट में हमारा काम नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करना पड़ता है। परिवेश से समायोजन करने की प्रक्रिया में वे सभी नए आविष्कार हैं जो संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव समूहों में संस्कृति के अंतर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, इसी आधार पर उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। तो हमारे देश का इन्होंने उदाहरण दे दिया यहाँ पे कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, इसलिए अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट जो है वो पाए जाते हैं। जो जंगल में रह रहा है, जो गांव में रह रहा है, जो शहर में रह रहा है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में रह रहा है, जो यूपी में रह रहा है, जो गुजरात में रह रहा है, जो राजस्थान में रह रहा है, उसी हिसाब से वहाँ पे संस्कृतियां बनी हुई हैं और उसी तरीके से वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूटी ऑफ कल्चर आ जाता है तुम्हारा पॉइंट, ये वाला, संस्कृति की निरंतरता। शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है। अब स्कूल्स में हमें एजुकेशन मिलती है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ठीक है। स्कूल में हमें एजुकेशन मिलती है, लेकिन स्कूल के अंदर एक और चीज होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर? हम अलग अलग इवेंट्स कराते हैं। जैसे अभी हमारी राखी गई थी, है ना, जन्माष्टमी गया था, 15 अगस्त गया है। तो स्कूल वालों ने क्या कराया भैया, राखी मेकिंग हो रही है, जन्माष्टमी में मटकी बना रहे हैं, कोई राधा बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है। 15 अगस्त आई है तो कोई गांधी बना होगा, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अलग अलग रोल्स किए होंगे बच्चों ने, अलग अलग सॉन्ग्स पे डांस वगैरह। ठीक है, 15 अगस्त के बारे में उनको जानकारी दी गई। तो ये जो हम को करिकुलर एक्टिविटीज कराते हैं, इवेंट्स कराते हैं, इनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? इनके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि हमारी जो संस्कृति है उसकी निरंतरता बनती रहे। हमने अपने बच्चों को ये संस्कृति दे दी, ये बच्चे अपने बच्चों को इस संस्कृति को पास ऑन करेंगे, तो ये संस्कृति हमेशा बनी रहेगी। अब राखी आज से नहीं मनाया जा रहा, कई सालों से मनाया जा रहा है, तो वो कॉन्टिन्यूटी बना के रखी गई, शिक्षा के जरिए से उसको पास ऑन करते चले गए। ठीक है।
फिर आता है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों से स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार उसके अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व पर प्रतिमान में भेद पाया जाता है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक और सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्तियों के प्रयासों से संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जब आप एक कल्चर के अंदर बाइंड होते हो, एक कल्चर को फॉलो करते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है बेटा, व्यक्तित्व जो होता है वो उसी हिसाब से निखर के बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका जो पर्सनालिटी है वो वैसा ही बनेगा। आप जितने ज्यादा सांस्कृतिक होगे, कल्चरल होगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी निखरेगी। आपका शारीरिक तौर पे, फिजिकल, कॉग्निटिव, आपका सोशल, इमोशनल, जो चारों के चारों हमारे विकास होते हैं बेटा, वो चारों के चारों विकास होते हैं इसके अंदर, संस्कृति के अंदर। और एक बंदा आप देखना जो संस्कृति से बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, उसको समाज भी उतना एक्सेप्ट नहीं करता है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर में भी वही चीज आ जाती है, प्रिजर्व करना कल्चर को। ठीक है, शिक्षा जो होता है इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है संरक्षण, किसी चीज को बचाए रखना, प्रिजर्व करना। ठीक है, स्कूल्स के अंदर ये चीज सिखाई जाती है, निरंतरता बनाई रखी जाती है। इसके बाद समाजीकरण है, सोशलिज्म। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है रॉल्फ लिंटन का। तो रॉल्फ लिंटन के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है। सबसे पहले वो सार्वभौमिक रूप में संस्कृति में भाग लेता है, यूनिवर्सल तौर पे। ठीक है, वो जो है संस्कृति में भाग लेता है, जैसे कि उसकी आदत, विचार, उसके इमोशंस, जो भी इमोशनल उसके रिस्पॉन्सेस होते हैं दूसरों को लेके, उनको अपनाता है, जिन्हें समाज के सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। दूसरे व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, अर्थात संस्कृति के उन तत्वों को ग्रहण करता है जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था, विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। पहला उसने जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, दूसरा जो कोई पर्टिकुलर जेंडर फॉलो कर रहा है। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, संस्कृति के उन तत्वों को अपनाता है जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। और तीसरा वो संस्कृति को कैसे अपनाता है, जो कुछ ही लोग अपनाते हैं, कुछ ही लोग उस चीज में भाग लेना पसंद करते हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्य में व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है। उपरोक्त कथन से रॉल्फ के अनुसार मनुष्य की 3 अवस्थाएं व्यक्ति को अपनी तरह से सुसंस्कृत बनाती हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे वो कर रहा है, भाग दे रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें कर रहा है जो सब कर रहे हैं। एक जो एक पर्टिकुलर जेंडर को करना चाहिए, एक आदमी और एक औरत के रोल्स जो होते हैं, भूमिकाएं जो होती हैं, जो संस्कृति हमें बताती है। ठीक है, और एक वैकल्पिक होता है कि वो कुछ लोग करते हैं। ठीक है, समाजवाद, फिर संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ कल्चर हो गया। तो इसके अंदर भाई शिक्षा संस्कृति के सुधार और विकास में भी सहायता प्रदान करती है। जैसे कि भाई हमें बताया गया सती प्रथा हो गई है ना, हमें बताया गया डाउरी हो गई, कि ये जो कुप्रथाएं हैं ये चलती थी पहले, संस्कृति में इनको बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर हमें पढ़ाया गया धीरे धीरे, और पढ़ाते पढ़ाते जो है हमारी क्लैरिटी बनी और हमने इन कुप्रथा जो थी, ऐसी कुप्रथाओं को खत्म किया। तो ये प्रमोशन ऑफ कल्चर है कि कल्चर के अंदर जो बेहतर है, जो समाज के लिए अच्छा है, उस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा, जो नहीं है उसको पीछे कर दिया जाएगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नए सांस्कृतिक पैटर्न आ जाते हैं, न्यू कल्चरल पैटर्न। तो शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती, बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। नए नए पैटर्न्स को फॉलो करती है, कुछ अच्छा लग रहा है उस चीज को हम अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी संस्कृति में। ये पॉइंट्स आप डिटेल में इस तरीके से समझा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 62 आ जाओ इंग्लिश में, और पेज नंबर 60 आ जाओ हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एजुकेशन। ये देखो, ये हमने ना तो हफ्ते में दिया करो। हाँ ठीक है, तुम ब्रेड सेक लो आराम से, दो ध्यान से। ठीक है, इसके बाद वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, बहुत आसान है। देखो इंग्लिश में भी, हिंदी में है इसके पॉइंट सारे, इंग्लिश में
इंग्लिश में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं ये लोग, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने अच्छे से, यहाँ से देख लो, नोट्स में से देख लो बेटा इसके सारे पॉइंट्स। हाँ, पहले नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, कि कैसे ज्ञान को आप एक्शन में लेकर आते हो, मतलब कि क्रिया में बदलने के तरीके, कि मुझे ज्ञान देना है बच्चों को, किस तरीके से दूं, कौन कौन सी काम मैं ऐसे करूं जिससे मैं बच्चों को ज्ञान दे सकूं, एक्शन में लेके आना है हमें नॉलेज को, ठीक है। पहला सेंसेशन आ जाता है, सेंसेशन हमारे जो सेंसेस होते हैं उनसे काम करना। क्या कोई बर्तन नहीं रखने के लिए मेरे को। तो अभी बैठ जाओ चुपचाप, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें सारी डिस्टर्बेंस करवा रहे हो आप। पहला आता है सेंसेशन, ठीक है। सेंसेशन यानी संवेदन। सेंसेशन का लेना देना बेटा आपके पांच सेंसेस, 5 सेंसेस से है, ठीक है। 5 इंद्रियां जो होती हैं आपकी, ये दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, साइट, साउंड, टच, टेस्ट और स्मेल, ठीक है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन हम अपने 5 सेंसेस से लेते हैं, ठीक है, और उसको अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं सेंसेशन। सिंपल सी बात, ठीक है। डिटेक्शन का मतलब है भाई, सेंसेशन इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन ऑफ फिजिकल एनर्जी, जैसे लाइट, साउंड वेव्स, डिटेक्ट करना कि कहाँ से रोशनी आ रही, कहाँ से आवाज आ रही है। ट्रांसमिशन, इस एनर्जी को अपने ब्रेन तक पहुंचाना, उसको संचरण कहते हैं। बेसिक अवेयरनेस, सेंसेशन प्रोवाइड्स बेसिक अवेयरनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं इनसे हम अपने एनवायरनमेंट की बेसिक जानकारी जो है वो हासिल कर पाते हैं। अभी सेंसेशन में इंटरप्रिटेशन नहीं आता, ठीक है, मतलब इसने देख ली, एक इमेज देखी है और उसको मेरे ब्रेन तक पहुंचा दिया, इंटरप्रिटेशन सेंसेशन में नहीं आएगा। इंटरप्रिटेशन वाला काम आता है बेटा परसेप्शन में, ठीक है। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण, इसको हम, एक और नाम है इसका धारणा के साथ, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सा मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंसेशन के थ्रू हमारे ब्रेन तक आई है, हमारा ब्रेन बेटा उसको इंटरप्रेट करेगा, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा ब्रेन सेंसेशन द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन उसकी डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा। इसको प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहते हैं। की पॉइंट्स क्या है? पहला, इंटरप्रिटेशन होगी उसकी, यानी कि समझेगा कि भाई ये इमेज अगर मेरे ब्रेन ने देखी है, मेरी आंखों ने देखी है, तो ये इमेज है क्या, इसको समझने की कोशिश करेगा, मीनिंग देगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा। परसेप्शन जो है, हमारी जितनी भी सेंसेस इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई हैं उन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेगा एक मीनिंगफुल ढंग में। टॉप डाउन प्रोसेसिंग, परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायर नॉलेज, एक्सपेक्टेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमें जो इंटरप्रिटेशन हमारा दिमाग करेगा वो किसके आधार पे करेगा? जो ऑलरेडी मेमोरी हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, जो नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है बेटा, पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे, ठीक है। जब कोई चीज न्यू आती है हमारे सामने, एकदम न्यू आती है, तो उसको हमारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि हमने पहले कभी उसको देखा ही नहीं, हमारे दिमाग में उस चीज से रिलेटेड कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई वर्ड आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है टेंटलाइजिंग, ठीक है, मान लीजिए हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो हमारा वर्ड इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा, हमारा दिमाग सॉरी इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा, वो इसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे इसका मीनिंग पता है, अगर मैंने इसको कहीं पे पढ़ा है कि भाई हाँ टेंटलाइजिंग का मतलब ब्यूटीफुल होता है, ये एक सिनोनिम है ब्यूटीफुल का, ठीक है, तो मेरा ब्रेन जो है वो फौरन इंटरप्रेट कर लेगा। तो प्रायर नॉलेज पे क्या बोलते हैं, आधारित होता है परसेप्शन जो होता है, एक्सपेक्टेशंस पे, जो चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, जो रिलेटेड जानकारी उससे हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे रखा है सेंसेशन और परसेप्शन के लिए। सेंसेशन, द सेंसरी रिसेप्टर्स इन आवर आईज डिटेक्ट द लाइट एंड कलर्स ऑफ द सनसेट। हमारी आंखें जो है उन्होंने सूर्योदय का सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त के रंग देखे, ठीक है, प्रकाश देखा। परसेप्शन ने क्या किया? परसेप्शन ने इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, कलर्स को रिकॉग्नाइज किया कि भाई ऑरेंज कलर, येलो कलर, ये कलर्स नजर आ रहे हैं, शेप्स एंड पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया, एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दी, और ये बताया कि हाँ सूर्यास्त जो है वो एक सुंदर और विस्मयकारी अनुभव है, मतलब एक सुंदर चीज है, देखने में प्यारी लगती है, ठीक है। तो पहला तो सेंसेशन और परसेप्शन के थ्रू हमें नॉलेज हासिल हुई। दूसरा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के थ्रू, जिस तरीके से हमारी भाषा का विकास होता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है बेटा? बच्चे की भाषा का विकास, जिस तरीके से वो जन्म से लेके आगे किसी जीवन में बोलना सीखता है। तो यहाँ पे स्टेजेस दे रखी है मैंने आपकी भाषा विकास की।
पहले वो रोना सीखता है, 2 महीने का बच्चा जो होता है वो रो के अपनी बातें कहता है, उसको भूख लगी है, वो थक गया है, वो परेशान है, वो रोएगा, उया उया करेगा। फिर वो कूइंग करता है, कूकता है। कूइंग यानी इसको लिखना कूकना। वो वॉवल्स यूज करता है बेटा, वॉवल्स यानी जो स्वर होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी बात करता है, जैसे ऊ, आ, ई, ऐसी आवाजें निकालता है, ठीक है, 2 से 4 महीने का। फिर वो बलबलाता है, बड़बड़ाना या बलबलाना आप लिख सकते हो, बैबलिंग जिसको बोला जाता है। बलबलाने के अंदर बेटा वो कॉन्सोनेंट यूज करता है, व्यंजन, जैसे बा, दा, और रिपीटिशन करता है उसकी, बा, दा, ना, बड़बड़ाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा 6 से 9 महीने का बच्चा जेस्चर्स स्टार्ट करता है, इशारे स्टार्ट करता है, जैसे कि चीजों को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये चाहिए, हाथ हिलाना शुरू कर देगा, नहीं नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ठीक है, इशारों से बात करना वो शुरू कर देता है, उसको थोड़े थोड़े इशारे समझ आ जाते हैं। इसके बाद तुम्हारा मुखर खेल, वोकल प्ले, बच्चा जो है अब बोलना शुरू करता है, साउंड्स और इंटोनेशंस यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड स्टेज आ जाती है, पहला शब्द उसका जो होता है हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, संज्ञा होती है, मम्मा, पापा, गाड़ी, टॉय, टीवी, ठीक है, नाउन बोलता है। फिर आता है वोकैबुलरी एक्सपेंशन, धीरे धीरे उसकी शब्दों की जो शब्दावली है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, वो नाउन के साथ जो है वर्ब जोड़ना शुरू कर देता है बेटा। ये सारी चीजें याद रखोगे तो डिटेल में बता दोगे, जैसे कि पापा चलो, मम्मा भुक्की, है ना, इस तरीके से नाउन प्लस वर्ब शुरू कर देता है, फिर सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। सेंटेंस जब वो बनाना शुरू करता है तो वो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव जोड़ देता है उसके साथ, ठीक है। पापा घूमी मजा, इस तरीके से बात करना शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे जो है ये बच्चा आपकी पूरी पूरी भाषा, जो 2-3 साल का जो बच्चा होता है बेटा, फुल सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है बेसिक व्याकरण के साथ, जैसे मम्मी चली गई, पापा घर आ गए, मैंने खाना खा लिया, है ना। और जैसे जैसे ये 3+ का होने लगता है, क्योंकि ये स्कूल जाने लगता है, इसको ज्यादा समाज मिलने लग जाता है, ज्यादा लोग मिलने चल लग जाते हैं, तो इसकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत तेजी से डेवलप होती है, और ये अच्छी जो LSRW है वो इसका डेवलप होना शुरू हो जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया एक्शन में नॉलेज को लाने का, कि भाषा के जरिए से हम नॉलेज हासिल करते हैं। तीसरा आता है पावर अंडरस्टैंडिंग। पावर अंडरस्टैंडिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि हमारा बच्चा जो है बेटा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी खुद के बारे में, स्वयं के बारे में समझना शुरू कर देता है, अपने बारे में। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपने बारे में जानना। बच्चा ये समझने लगता है कि उसका किन किन चीज़ों से संबंध है, वह स्वयं की धारणा प्रस्तुत करता है, जैसे उसको भूख लग रही है तो वो बताएगा मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, खाना मांगेगा, कपड़े मांगेगा, तो अपने बारे में वो समझने लगता है। टाइम कॉन्सेप्ट यानी कि वो आज, कल, परसों, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, ये चीज़ें समझना शुरू कर देता है, उसका विकास होने लग जाता है बेटा। 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कलर, टाइम और नंबर, इनकी वोकैबुलरी अच्छे से डेवलप हो जाती है। उसके बाद स्थान अवधारणा आ जाती है। 2 से 3 साल का जो बच्चा है इसको स्पेस की समझ आ जाती है, कि कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, ठीक है, कि भाई मेरे को जो है डस्टबिन के पास नहीं बैठना है, या मुझे सोफे पे बैठना है, या मुझे जमीन पे बैठना है। भार अवधारणा, वेट के बारे में समझने लग जाता है, कोई चीज उठाएगा तो बताएगा कि ये भारी है या हल्की है, ठीक है, 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है आपका। संख्या अवधारणा यानी कि नंबर कॉन्सेप्ट, 2 से 3 साल का बच्चा जो है वो नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, 1 2 3 4 5 अपनी फिंगर्स पे चीजों को समझता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्या टाइप हो गया, सी नहीं है, ये साइज है, साइज कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। साइज कॉन्सेप्ट यानी कि आपका आकार, ठीक है, बड़ा छोटा जो होता है इसकी अवधारणा को समझने लगता है बच्चा, कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन से अलग अलग शेप हैं, ये सर्कल है, ट्राइंगल है, ये सारी चीजें। फॉर्म कॉन्सेप्ट, रूप अवधारणा, किसी भी चीज का जो स्वरूप होता है, यही वाली बात इसमें आ जाएगी, ट्राइंगल, सर्कल, कि भाई इसमें 3 साइड है, ये ट्राइंगल है, त्रिकोण है, वक्र है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, रेखा है, ये समझने लगेगा। एस्थेटिक, सौंदर्य अवधारणा, उसको खूबसूरती और ना खूबसूरती वाली जो चीजें हैं इनकी समझ आने लग जाती है बच्चों को, ठीक है। जैसे कि सुंदर चीजों की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कलर्स, पेंटिंग, कलरफुल टॉयज, इसीलिए बच्चों को रंग बिरंगी चीजें जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। कागज पे चित्र बनाना ये शुरू कर देते हैं, माँ बाप के चित्र बनाएंगे, सुंदर कपड़े पहनना इनको पसंद आता है, ठीक है, तो इनको एस्थेटिक की समझ आनी शुरू हो जाती है, इन जरियों से भी इनको अलग अलग ज्ञान हासिल होते हैं।
उसके बाद आता है आपका पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, तर्क और निर्णय लेने की शक्ति। बच्चा जो है बेटा 2 वर्ष की आयु तक वो उतनी लॉजिकली नहीं सोचता, लेकिन फिर जो है वो इलॉजिकल सोचना शुरू करता है पहले, और फिर तर्क देता है, लेकिन उसके जो तर्क होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते हैं। ठीक है, 2 साल का जो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाली होती है उसमें बच्चा तर्क तो जरूर देता है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं होते, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉन्क्रीट फॉर्मल की तरफ बढ़ता है उसकी बातों में तर्क आना लग जाता है। जैसे ये उनकी तर्क शक्ति के विकास को दर्शाता है, जब वे मैं ये पुस्तक पढ़ूंगा, मैं ये वह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा जैसी बातें करते हैं, तो इसका मतलब कि उनमें निर्णय लेने का कौशल विकसित हो गया है। डिसीजन मेकिंग आने लग जाती है बच्चों में धीरे धीरे, जब वो अपने डिसीजन हमारे सामने रखते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना या मैं ये काम करूंगा। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, इमेजिनेशन एंड मेमोरी। बच्चों के अंदर अटेंशन, इमेजिनेशन, मेमोरी का विकास होता है, उससे वो ज्ञान हासिल करते हैं। ठीक है, इन्फेंसी में 0 से 12 महीने का जो बच्चा होता है इनका लिमिटेड अटेंशन स्पैन होता है। 1 साल तक का बच्चा जो है वो एक चीज पे फोकस नहीं करता बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत जल्दी उसका जो फोकस है वो घटता है। फोकसिंग ऑन स्टिमुलाई फॉर शॉर्ट पीरियड, कोई चीज आपने सामने रखी है, अभी इस पे ध्यान है, फिर इस पे ध्यान चला जाएगा उसका। टॉडलरहुड जो होती है 1 से 3 साल की बच्ची का, इनका स्पैन जो है अटेंशन स्पैन वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट अभी भी आप इनको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए एक ही चीज पे फोकस नहीं करा सकते। 4 से 5 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है तो इनका जो अटेंशन स्पैन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन अभी ये भी बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 6 से 12 साल के बच्चों का अटेंशन और बढ़ जाता है, और फिर एडोलेसेंट में जाते जाते हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इमेजिनेशन का भी दे रखा है इसमें। हाँ, सारा तुम्हारा कल्पना, शैशवावस्था 12 महीने तक का बच्चा जो होता है, इन्फेंट्स बिगिन टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, इमेजिनेशन इनकी नहीं होती है इन्फेंट्स की, ये जो कुछ भी अपने एनवायरनमेंट से ज्ञान हासिल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों से करते हैं और अपनी मसल से। टॉडलर्स जो होते हैं ये इमेजिनेटिव प्ले में एंगेज हो जाते हैं, जिसको एनिमिज्म भी हम बोलते हैं। नॉन लिविंग चीज़ों को ये लिविंग मानते हैं, अपनी गुड़िया की शादी कराते हैं वगैरह। ठीक है, 4 से 5 साल का बच्चा जो है ये भी इमेजिनेटिव प्ले में इन्वॉल्व हो जाता है, स्टोरीज एंड थीम्स वगैरह ये बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं ये और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाइपोथेसिस वगैरह क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, इन्फेंट्स की मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, फटाफट भूल जाते हैं। टॉडलरहुड की मेमोरी भी शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ये रिकॉल कर लेते हैं। प्री स्कूल वालों की मेमोरी लॉन्ग टर्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि इनको वो एक्सपीरियंसेस जो 4 से 5 साल की उम्र में मिलते हैं वो याद रहने शुरू हो जाते हैं। 6 से 12 साल की उम्र में मेमोरी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। लास्ट आ जाता है नैतिक अवधारणाएं, मॉरल कॉन्सेप्ट्स। तो मॉरल डेवलपमेंट जो है बच्चों में वो धीरे धीरे होता है। शुरुआती बच्चा जो होता है बेटा हमारा, वो हमारा कैसा होता है, असभ्य होता है। तो जैसे कॉलबर्ग की थ्योरी थी हमारी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि शुरुआती बच्चा जो होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है, उसको नहीं पता होता मॉरल्स क्या है, हम जो उसको बता दें वही उसके लिए मॉरल्स होते हैं। जैसे कि वो आपकी बात मानता है पनिशमेंट से बचने के लिए, या वो एक्सचेंज करने के लिए कि भाई अदला बदली है, मेरा कोई फायदा है तो मैं आपकी बात मानूंगा, इसलिए वो कोई काम करता है। फिर कन्वेंशनल स्टेज में आता है 4 से 10 साल का बच्चा, इसके लिए मॉरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये दूसरों की आशाएं पूरी करता है, तो दूसरा ये सामाजिक कानून जो होते हैं इनको सबसे ऊपर रखता है। और जब वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वाले में आता है तो वो अपने सिद्धांतों पे चलता है, उसको जो सही गलत लगता है उस हिसाब से वो फैसले लेता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनकी वजह से ज्ञान हासिल कर रहा है वो अलग अलग। ठीक है, क्लियर हो गई सारे पॉइंट्स बेटा? कोई डाउट है किसी को? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नोट्स में से कर लेना। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है नोट्स में पूरा डाल दिया है। इसके बाद इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, पेज नंबर 64 आ जाओ हिंदी मीडियम, और पेज नंबर 63 आ जाओ बेटा इंग्लिश मीडियम। इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, आत्मज्ञान से संबंधित समस्याएं। तो इसमें वैसे ये क्वेश्चन देखो सिर्फ रीड करने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसको नोट से समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में उतना खास दे नहीं रखा और हिंदी में पूरा पैराग्राफ उसमें दे रखा है फॉर्म में। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल्फ नॉलेज, आइडेंटिटी क्राइसिस,
पहचान संकट एक बहुत बड़ा वो है, समस्या है। ठीक है, खुद के बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार, मेरी फीलिंग्स, मेरे वैल्यूज, ठीक है, ये हमें एक कंफ्यूजन की तरफ ले जाते हैं, ये पहचानने में कि मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, आत्म धोखा, अचेतन पूर्वाग्रह और रक्षा तंत्र जो व्यक्तियों को अपनी खामियां, कमजोरियां और गलतियों को स्वीकार करने से रोकते हैं। तो सेल्फ डिसेप्शन जो होता है, एक ऐसी चीज हमारे अंदर, एक ऐसा होता है ना जो हमें हमारी ही गलतियों को अपनाने से रोकता है। तो इससे क्या होता है, ज्ञान को अर्जित करने में समस्या आती है। आप जितना ज्यादा अपनी गलती नहीं मानोगे, मान लीजिए कि आप ज्ञान को अपनी तरफ आने से उतना ज्यादा रोक रहे हो। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस, अपनी खामियां, अपने ताकतों को जब हम नहीं पहचानते हैं तो भी हमें ज्ञान की जो क्या बोलते हैं हासिल होना है वो उतने अच्छे से हासिल नहीं होता। हम डिसीजंस गलत लेना शुरू कर देते हैं। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। फिर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ अदर माइंड्स, दूसरों के दिमाग से ज्ञान संबंधित। तो एम्पैथी गैप, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर पर्सपेक्टिव्स, दूसरों के पाँव में, दूसरों के जूते में पैर रखकर हम कभी भी नहीं सोचते। हम दया दिखा देंगे, हम तरस दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन एम्पैथी नहीं दिखाते हैं, सहानुभूति की बहुत कमी है। तो दूसरों के जब हम दूसरों के जूते में पाँव रख के खड़े होते हैं और ये देखते हैं कि हम इस सिचुएशन में हैं, हम कैसे डील करेंगे, तब हमें नॉलेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन हम दूर से ही किसी को हमने देखा और हम जज बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप नोटिस करो तो आप जैसे हम ड्रामा वगैरह देखते हैं, उसमें हम कहते हैं ना कि यार क्या मसला है इस एक्ट्रेस का, ये क्यों नहीं चिल्ला सकती, ये क्यों नहीं कुछ बोल सकती, फालतू में क्यों इतना सब्र कर रही है। लेकिन जब वो चीज़ अपने पे आके पड़ती है तो हमें समझ आता है कि यार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम उसके अंदर कुछ बोल नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते उस सिचुएशन से। ठीक है, जब वो हमारे ऊपर आके पड़ती हैं, कोई सामने वाला बंदा हमारे पास बैठेगा, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, हम उसको 10 सॉल्यूशन दे देंगे, अरे यार ऐसे कर ले, वैसे कर ले, अरे यार कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हमारे ऊपर वो चीज़ आके पड़ती है तब हम जो है दूसरे की, हमें लगता है कि क्यों कोई हमें सोल्यूशन दे रहा है। जब इसको नहीं पता मेरी क्या प्रॉब्लम है तो ये मुझे सोल्यूशन की चिड़ मचती है। ठीक है, तो ये एम्पैथी गैप जो है ये भरना बहुत जरूरी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माइंड रीडिंग एरर्स, मिस इंटरप्रेटिंग अदर्स थॉट्स, इंटेंशन एंड फीलिंग्स। अब जैसे व्हाट्सएप, सबसे बड़ा दुख तो यही है, टेक्स्ट पे जब कोई मैसेज करता है तो पता नहीं चलता कि गुस्से में कर रहा है या हंस के कर रहा है। इमोजी अगर उसने नहीं भेजी है तो कितनी बार होता है हम उसके टेक्स्ट मैसेज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने मान लीजिए आपको मैसेज कर दिया पागल है क्या, तो मान लीजिए कि उसने तो हंस के बोला पागल है क्या, लेकिन आपको वो थोड़ा सा लग गया अजीब सा कि यार ऐसे क्यों बोल रहा है, मुझे पागल क्यों बोल रहा है। तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, माइंड रीडिंग एरर जो है, हम जो लोगों के दिमागों को गलत पढ़ लेते हैं, उनकी फीलिंग्स को गलत समझ लेते हैं, ये भी हमारे ज्ञान को रोकती हैं। ठीक है, ये भी एक हिंड्रेंस है हमारे लिए। सोशल कॉग्निशन बायसेस, अनकॉन्शियस बायसेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड इंटरप्रेट अदर्स बिहेवियर सच एज एट्रीब्यूशन बायस और कंफर्मेशन बायस। गलत फहमी और संघर्ष पैदा होते हैं जब हम दूसरों के प्रति जो है एक पक्षपात करना शुरू कर देते हैं। प्रेजुडाइज जिसको बोलते हैं, कि जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि ये लड़की से बात मत करना, ये बहुत बेकार है, ये लोगों के बीच में लड़ाई करवाती है, तो बिना उसको जाने ही मैं उसके बारे में जो है एक धारणा बना लूंगी कि हाँ मुझे इससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ठीक है, एंड सामान्य रूप से ज्ञान से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नॉलेज इन जनरल, जनरली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, difficulty in processing and filtering the vast amount of information available leading to confusion and decision paralysis। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम किसी बात की इकट्ठी कर लेते हैं कि उसको इंटरप्रेट करना, उस पर फैसला लेना, इन सब चीज़ों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। नॉलेज फ्रेगमेंटेशन, कभी कभी ज्ञान टुकड़ों में मिला होता है जिसकी वजह से हम उनके बीच में कनेक्शन नहीं बिठा पाते और वो ज्ञान अधूरा रह जाता है, समझने में दिक्कत आती है। एपिस्टेमोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, क्वेश्चंस एंड डाउट्स अबाउट द नेचर, सोर्सेज एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज लीडिंग टू अनसर्टेनिटी एंड स्केप्टिसिज्म, संदेह और अनिश्चितता। ठीक है, ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और सीमाओं के बारे में प्रश्न और संदेह, जब हम सवाल उठाते हैं किसी भी ज्ञान के ऊपर, वहां पे जो डाउट है अगर वो क्लियर नहीं हुआ है हमारा, तो वो संदेह वहीं का वहीं बना रह जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर है बच्चे? चलिए, अब आपकी आती हैं बेटा फिलॉसफीज, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी फिलॉसफीज। ठीक है, पहले
पेज नंबर हिंदी मीडियम में 67 एपिस्टेमोलॉजी, और इंग्लिश मीडियम में 65 पे आ जाओ। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलोसफीज, भारतीय दर्शनों की ज्ञान मीमांसा। पहले तो भाई इंडियन फिलोसफी होती क्या है, इनके फीचर्स क्या है, ठीक है, किस क्या चीज़ें ये हमें सिखा रही हैं। तो हमारी जो भारत है इसमें 6 फिलोसफीज हैं जहाँ तक मुझे याद है। 6 कितनी है, 6 ही है, रुको, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है। देखो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा, कहाँ लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले अगर देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है भारतीय दर्शन के नास्तिक समूह में चार्वाक, जैन और बुद्ध की पद्धतियां शामिल हैं, जबकि आस्तिक समूह में एथीस्ट में वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक तथा न्याय शामिल है। तो ये वाली जो 6 फिलोसफीज हैं ये हम, जिसमें लिखा तो है स्क्रीन पे 67 हिंदी में, 65 इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले फीचर्स पढ़ते हैं इंडियन फिलोसफी के, हिंदी बुक से पढ़ेंगे इसको। सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो हमारी जो भारतीय दर्शन है इनके क्या क्या लक्षण हैं यहाँ से देखेंगे। ये इरेज कैसे होता है, पहला स्पिरिचुअलिटी, तुम्हारा पहला ही जो हमारा फीचर आता है हमारी फिलॉसफी में, दर्शन में, वो है आध्यात्मिकता। तो भारतीय दर्शन आध्यात्मिकता पे बहुत जोर देता है। हम सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारी फिलॉसफी का, ठीक है, जिसमें हम अल्टीमेट रियलिटी जो है हमारी वास्तविकता, परम वास्तविकता जो है उसकी खोज, उसकी गहराई को समझने की बात करते हैं, ठीक है। परम वास्तविकता क्या है, आंतरिक जीवन, अपनी इनर लाइफ, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, इस चीज पे फोकस करना। आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष, मोह माया का त्याग करके जो मोक्ष की प्राप्ति होती है बेटा, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, हर चीज से आजाद हो जाना, स्पिरिचुअल लिबरेशन जिसको हम बोलते हैं वो। अ रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, किस तरीके से इस संसार में हर एक चीज जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, ये हमें आध्यात्मिकता से पता चलता है। यही 3 चीजें हैं परम वास्तविकता। जब आप इन 3 चीजों को समझ पाते हो तो आप अल्टीमेट रियलिटी यानी ईश्वर उसको समझ पाते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रेसिवनेस, हमारी जो फिलोसफीज हैं ये प्रोग्रेसिवनेस, प्रगतिशीलता की बात करती हैं। इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील है, यानी कि आगे की दिशा में बढ़ना हमेशा, ठीक है, पीछे ना जाके आगे की दिशा में। तो निरंतर सीखना, कि बच्चा जो है वो निरंतर सीखता रहे, उसके जीवन में हमेशा लर्निंग होती रहे, और ये लर्निंग जो है बेटा उसके अंदर एक सुधार लेकर आए, बिगाड़ने की बजाय हमेशा एक सुधार लेकर आए। रिजेक्शन ऑफ डोगमा, डोगमा कौन होते हैं बेटा, जितने भी धर्म गुरु होते हैं आपके, हर धर्म गुरु की बात नहीं करूंगी, ऐसा धर्म गुरु चाहे वो किसी भी धर्म का हो जो ये कह दे कि मेरा धर्म बेस्ट है और बाकी सारे धर्म जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो ये बात कह दे उसको डोगमा कहते हैं, ठीक है, मतलब कि ये गलत कह रहा है। कोई भी जो सही पढ़ा लिखा अच्छा धर्म गुरु होगा, चाहे वो मौलाना हो, पंडित हो, पोप हो, कोई भी हो, ठीक है, कभी भी ये नहीं कहेगा मेरा धर्म जो है वो बेस्ट है। वो हमेशा ये कहेगा कि हर धर्म जो है अपने में इम्पोर्टेंट है, हर धर्म की इज्जत आप करिए। तो रिजेक्शन ऑफ डोगमा, जो फिलॉसफीज हैं ये क्या कहती हैं कि ऐसे धर्म गुरुओं का बहिष्कार करिए, इनको अस्वीकार करिए, ऐसे धर्म गुरुओं की बातों को आपने नहीं मानना। और ब्लाइंड ट्रेडिशन, जो अंध परंपराएं ये चला देते हैं कि ये करो, 4 पत्थर वहां रख के आ जाओ, इसको 4 ये काम करो, 4 वो काम, ऐसी जो बातें ये बताते हैं, फैलाते हैं, इन सब चीजों को इंडियन फिलोसफी जो है नकारती है कि ये सब नहीं करना, क्योंकि ये प्रगति को रोकती है। एम्फेसाइज ऑन रीजनिंग, इंक्वायरी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, प्रगतिशील का ही मतलब है कि जब आप बच्चे के अंदर तर्क, किसी बात के ऊपर इंक्वायरी करना, और सबसे बड़ी चीज आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच ही अपने में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जब कोई कोई बात बोलता है, किसी ने एक स्टेटमेंट बोली है और अगर मेरे अंदर आलोचनात्मक सोच है तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगी कि तुम गलत कह रहे हो,
मैं उसकी बात पे आलोचनात्मक चिंतन करके उसकी बात में कितना सच और कितना झूठ है इसका पता लगाऊंगी, फैक्ट्स कलेक्ट करूंगी, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करूंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके पास आऊंगी कि आपने ये बात कही थी, इस बात में इतनी सच्चाई और इतनी झूठ है। ठीक है, तो आलोचनात्मक सोच, तर्क, चिंतन, ये चीज़ें लाना प्रोग्रेसिवनेस होती है। ये हमारी इंडियन फिलॉसफी कहती है कि बच्चों के अंदर इस चीज़ को आपने डेवलप करना है। जीवन के प्रति निकटता, बच्चे को उसकी लाइफ से जोड़ो, ठीक है, उसकी लाइफ से कनेक्ट करो। रेलेवेंस टू एवरीडे लाइफ, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट दो, ठीक है, जैसे असल जिंदगी के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए हो तो किस तरीके से बात करोगे, टेलर के पास जा रहे हो कपड़े सिलवाने तो किस तरीके से बात करोगे, ठीक है। फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड वेल बीइंग, व्यक्तिगत अनुभव और कल्याण पर ध्यान, मुझे अपने आप को कैसे सुधारना है, मुझे कैसे रहना है, ठीक है, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मुंडेन एस्पेक्ट्स, आध्यात्मिक और सांसारिक पहलुओं का एकीकरण, ठीक है, ये चीजें जीवन के प्रति हमें लेके जाती हैं जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेटस, इंडियन फिलोसफी एक का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, मतलब कि इट इज नॉट सोलली ड्राइव्ड फ्रॉम और डिपेंडेंट ऑन रिलीजियस डोगमा। कोई भी फिलॉसफी भारत की किसी भी धार्मिक हट धर्मिता पे निर्भर नहीं करती, ठीक है, वो ये नहीं कहेगी कि मैं पर्टिकुलर इसी रिलीजन से हूँ या मैं पर्टिकुलर इस रिलीजन को ही बेस्ट मानूंगी, नहीं, ठीक है, वो सब पे लागू होती है कहीं ना कहीं। इट स्टैंड एज अ डिस्टिंक्ट एंड ऑटोनॉमस फील्ड ऑफ इंक्वायरी एक्सप्लोरिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, रियलिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। पूरी तरीके से आपके अस्तित्व पे, आप क्यों हैं, इस चीज़ पे सवाल उठाना, वास्तविकता पे, आपके एक्सपीरियंसेस पे पूरी तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, इंडियन फिलोसफीज जो है ये वैल्यू करती है लोगों के विचारों को आज़ादी देती है, एक इंडिविजुअल को एनकरेज करती है कि वो सवाल करे अपने बिलीव्स को लेके, ठीक है, एक्सप्लोर करे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को कि तुम्हारा क्या नज़रिया है और मेरा क्या नज़रिया है, क्रिटिकल इंक्वायरी के अंदर एंगेज हो। इस फ्रीडम के जरिए से बच्चे का अलग अलग स्तर पे बेटा विकास होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और रिट्रीब्यूशन, विचारों को बिना डर के, बिना सेंसरशिप, बिना प्रतिशोध के आदान प्रदान कर सके, इस चीज की आजादी इंडियन फिलोसफी देती है। मोक्ष एज द अल्टीमेट एंड, यानी कि इंडियन फिलोसफी ये कहती है कि मोह माया को त्याग कर हम सब ने मोक्ष की तरफ जाना है, यानी लिबरेशन, आजाद हो जाना है हर एक चीज से, वही मानव का अल्टीमेट गोल है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। तो ये जो मोह माया है, जन्म लेना, मृत्यु और दोबारा से जन्म लेना, इन सब से दूर होकर, इन सब से हटकर जब हम दुनिया जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है बेटा इसका त्याग कर देते हैं तो इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो ईश्वर के करीब चला जाता है, ठीक है, ईगो का त्याग कर देता है। बॉन्डेज इज ड्यू टू इग्नोरेंस, बॉन्डेज का मतलब है कि जब आपके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं होता तो समझ लीजिए आप गुलाम हैं, एक बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है। इग्नोरेंस, अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड बॉन्डेज। अगर आप परेशान हैं, आप जो है बंधे हुए हैं, आप किसी समस्या से नहीं निकल पा रहे, तो उसका सीधा सीधा ये अर्थ है कि आप अज्ञानी हैं, आपके पास किसी चीज का पूरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात है, लोग किसी के भी धर्म को लेके बहुत इजीली सवाल उठा देते हैं कि उसके धर्म में तो ये गलत चीज़ है, उसके धर्म में तो ये गलत चीज़ है, या पास्ट में उनके धर्म में ये चीज़ हुई थी, ये स्टोरी थी, तो उसमें इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये गलत था। आप नहीं बोल सकते ये चीज़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस टाइम पे जो चीज़ हुई थी वहाँ पे सिचुएशन क्या थी, राइट। अगर आप मुस्लिम्स को बोल रहे हो या हिंदू को बोल रहे हो कि इनके धर्म में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में डील करना था उन लोगों को, उन्होंने वो ऐसा क्यों किया वो हमें नहीं पता। तो इसी चीज़ को इग्नोरेंस बोलते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ को समझते हो कि हाँ, अगर मैं महाभारत देख रही हूँ या मैं एक इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ रही हूँ या मैं बाइबल के अंदर कुछ पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन अगर मेरे सामने आती है जो आज के समाज में हम जिसको गलत मान रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ हुई है, तो हम, अगर मैंने मुंह खोल के कह दिया कि ये तो गलत है, ये तो इन्होंने गलत किया, नहीं। अगर आप इस चीज को बोल रहे हो कि नहीं, आप देखो कॉन्टेक्स्ट, देखो उस सिचुएशन का कि वो किस सिचुएशन में फंसे हुए थे, उनके लिए वहां पे क्या रास्ता था कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा,
राइट, किसी के भले के लिए उठाना पड़ा या किसी के अच्छे के लिए उठाना पड़ा, बुराई को खत्म करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। तो वहां पे आप ज्ञानी कहलाओगे, वहां पे कहा जाएगा कि हाँ आपके पास विद्या है। लेकिन आप ऐसे ही बिना जाने बिना कॉन्टेक्स्ट को पढ़े किसी के भी धर्म पे आप सवाल उठाते हो, तो वही होता है बंधन, जो है अज्ञानता का कारण होता है, वहीं आप आके फंस जाते हो। तो मिस आइडेंटिफिकेशन विद द ईगो एंड द मटेरियल वर्ल्ड, सांसारिक दुनिया जो है, भौतिक दुनिया जो है, इसके साथ गलत पहचान, अहंकार रखना, वर्ल्डली डिजायर से अटैचमेंट रखना, साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ, इनके चक्र में फंसे रहना, ये सब आपको अज्ञानता की ओर लेके जाते हैं। जब आप एक मोह माया से दूर होते हो बेटा, तो आपको बहुत चीजें, लाइफ जो होती है ना, बहुत सिंपल हो जाती है। जब आप ये सोचते हो कि मेरे पे 10 रुपए हैं और मैं 10 रुपए में अपना जीवन आज का, ठीक है, मैं गुजार लूंगा और कल मैं फिर कमा लूंगा, तो जीवन आसान लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मुझे खाना 100 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तो मैं क्या करूं, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। राइट। तो इग्नोरेंस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेपरेशन एंड लिमिटेशन, अलगाव आता है, सीमा की भावना पैदा हो जाती है, आप एक्सप्लोर नहीं करते अलग अलग डायरेक्शंस में, आप एक सीमित सोच रखते हो जब आपके पास इग्नोरेंस होती है, जिससे दुख और बंधन पैदा होता है और उसी वजह से आप परेशान रहते हो। ठीक है। उसके बाद आपके कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें जो इंडियन फिलोसफी हमें सिखाती है, जैसे कि सर्च आफ्टर ट्रुथ, सत्य की खोज करना। तो सत्य की खोज भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। इसके बाद फेथ इन कर्मा, कर्म में आस्था रखना, कि भाई साइकिल ऑफ कर्मा जो है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ठीक है, वो सब इसी दुनिया में लौट के तुम्हारे पास आएगा। कर्मों की बात करती है ये, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। पुनर्जन्म में आस्था, रीबर्थ, ठीक है, ये पुनर्जन्म में भी आस्था रखती है इंडियन फिलोसफी कि जब हम मर जाते हैं तो दोबारा पुनर्जन्म इंसान का होता है। और उसके बाद अतीत में आस्था, यानी पास्ट में, कि जो भूतकाल की झलक होती है उसके अंदर, कि जैसे कि भारतीय दार्शनिक वेद गीता उपनिषद में आस्था रखते हैं। भूत से प्रेम भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विकास का कारक है। ठीक है। पास्ट में जो हुआ है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इंडियन फिलोसफीज की अगर मैं बात करूं, इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, गीता हो गई, वेद हो गई, तो इनके अंदर भी आस्था रखना, इनको भी पढ़ना, इनकी भी जानकारी हासिल करना कि वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ था। ये सारी चीजें जो है आपकी इंडियन फिलोसफी के फीचर्स हैं। सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा रखे हैं, आप आराम से 16 नंबर में इसको लिख लोगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है बच्चे? नहीं, ओके, चलिए। क्या क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। एक मिनट रुको। ऋता, ऋता में आस्था, ऋता क्या होता है? हम्म, मनुष्य व देवता इस अनंत नैतिक व्यवस्था के अनुपालन होते हैं। ऋता ही गुणों गुण अच्छे बुरे कर्मों के निर्धारण करते हैं। छोड़ दो इसको, कर्मों के ऊपर ही है ऋता भी, छोड़ दो। चलो, सांख्या फिलोसफी पे आ जाओ। सांख्या दर्शन आपका, what is its importance in educational methods, what is meaning of Sankhya philosophy, importance in syllabus, educational aims, teacher teaching methods, student discipline, emotional importance। ठीक है। तो भाई देखो, सांख्या फिलोसफी जो है तुम्हारी महर्षि कपिल, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा महर्षि कपिल जो है, ये सांख्य दर्शन के संस्थापक थे, फाउंडर थे। मैक्स म्यूलर का एक नाम आता है इसके अंदर। मैक्स म्यूलर जो है, उनका ये मानना था दैट आफ्टर अद्वैता वेदांता सांख्य इज द मेन फिलोसफी ऑफ द हिंदूज। अद्वैत वेदांता तुम्हारा एक होता है, ठीक है, अद्वैत वेदांता जो है ये भी एक फिलोसफी है। इसके बाद जो है सांख्य जो है, ये हिंदुओं का मेन फिलोसफी माना गया। द वर्ड सांख्य इज ऑल्सो यूज मल्टीपल टाइम्स इन द भगवद गीता, ये शब्द भगवद गीता में भी कई बार आया है। इट इज बिलीव दैट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सांख्या इज रिलेटेड टू द इन्यूमरेशन और ऑफ द एलिमेंट्स विद इन द फिलोसफी। इसकी जो शब्द, ये जो सांख्या शब्द की जो उत्पत्ति है, ये गणना, कैलकुलेशन जो होता है, यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, संख्या वर्ड से।
इसलिए इसे सांख्या कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना, संख्यांकन, कैलकुलेशन, नंबरिंग करना, इन्यूमरेशन करना। ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सांख्या फिलोसफी इन एजुकेशनल प्रैक्टिस, भाई एजुकेशनल प्रैक्टिस में इसका क्या योगदान है? ओहो, देखो पहला पाठ्यक्रम करिकुलम डिजाइन करना हमारा, तो वाइल डिटरमाइनिंग द करिकुलम थ्री थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। पहला, स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू द अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य यानी ईश्वर, एंड गाइडेड टू प्रैक्टिस इट, और उनको बताना चाहिए कि इसकी आप प्रैक्टिस करो ईश्वर के प्रति। ऑल मेंटल फैकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी डेवलप्ड एंड मैच्योर टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। बच्चे की जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनको उनके पूरे पोटेंशियल तक डेवलप करना। थिर्डली, स्टूडेंट शुड बी इक्विप्ड विद फिजिकल एंड मेंटल स्किल्स नेसेसरी फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, उनके हाथों में स्किल देना ताकि वो अपनी व्यवहारिक जीवन को सही तरीके से जी सकें। तो करिकुलम हमें इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये तीन चीजें हम करिकुलम में जब हम बच्चे को पढ़ाएं तो ये तीन चीजें उसको दे सकें। एम्स ऑफ एजुकेशन आता है फिर सांख्या फिलोसफी के हिसाब से एजुकेशन के कुछ उद्देश्य हैं। पहला, टू गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड लिबरेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना कि बेटा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, आजाद सोच रखो अपनी। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पीसीएससी डेवलप करना, उनके अंदर हार्मनी बना के रखना कि अपनी आत्मा और अपने शरीर के बीच में एक सामंजस्य बना के रखो, स्थापित रखो। सात्विक यानी प्योर होता है, एक प्योर एस्पेक्ट, प्योर पहलू, शुद्ध पहलू विकसित करना बच्चे के अंदर। फ्रीइंग देम फ्रॉम तामसिक एंड राजसिक, तामसिक जो होता है अंधेरा, राजसिक जो होता है तुम्हारा भावुकता। ठीक है, इन चीजों से बच्चे को दूर करना, सात्विक की ओर, प्योरिटी की ओर उसको लेकर जाना, ये हमें एम्स ऑफ एजुकेशन है। टीचर, सांख्य फिलोसफी के हिसाब से टीचर जो है उसे अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, गहरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, डीप नॉलेज होनी चाहिए। पोसेस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण जो होते हैं, साधन जो होते हैं नॉलेज के, सोर्सेज जिसको हम बोलते हैं, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से मैं ज्ञान उठा के ला रही हूँ, बच्चों को दे रही हूँ। टीचर को सेल्फलेस रहना है, ठीक है, निस्वार्थ रहना है, फिलोसफिकल रहना है, एबल टू क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। बच्चों के सामने कोई भी परेशानी आ रही है, उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की क्षमता एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान करे, ठीक है, उनके विकास में बाधा डालने वाली शंकाओं का समाधान करे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेरीज को रिजॉल्व करना, ये टीचर को आना चाहिए। तो ये तो हो गया तुम्हारा सांख्य फिलोसफी का एजुकेशनल एस्पेक्ट में तुम्हारा, ठीक है, शैक्षणिक अभ्यास में। अब आता है टीचिंग मेथड्स में कि सांख्य दर्शन की शिक्षण विधियां क्या क्या होंगी। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी, नॉलेज एक्विजिशन इज अचीव्ड थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन यानी हमारे सेंसेस से जो कुछ भी हमने देखा, जो कुछ भी हमने महसूस किया, वो डायरेक्टली हमने इंटरप्रेट कर लिया, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ये हमारा आ जाता है। दूसरा टीचिंग मेथड एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग करना, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल वही। इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाई जाती है कुछ चीज़ों के कि आज मान लीजिए बादल दिख रहे हैं तो बारिश हो सकती है। टेस्टिमनी हमारा, जो साइंटिस्ट वगैरह ने ऑलरेडी लिख दिया, फैक्ट्स प्रूफ कर दिए कि हाँ सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, वो उनके ऊपर हम सवाल नहीं उठाते, ये चीज़ें उठाकर हम जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एडिशनली सांख्य एडवोकेट्स फॉर इंटरेक्टिंग लर्निंग मेथड, जैसे कि ऐसे मेथड्स लेकर आइए जिसमें बच्चों का आपस में इंटरेक्शन हो सके, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स के अंदर वो प्रश्न उत्तर करेगा, सवाल करेगा, चर्चा में डिबेट होती है, इधर से फैक्ट्स आते हैं, उधर से फैक्ट्स आते हैं, दोनों एक दूसरे से नॉलेज हासिल करते हैं। रिफ्लेक्शन यानी अपने अंदर झांकना, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अपने अंदर झांकना कि मुझे कितना आता है, अपने विचारों पे विचार करना कि मैं जो सोच रही हूँ वो कैसा सोच रही हूँ, अच्छा है, बुरा है। व्याख्यान, लेक्चर विधि, स्टडी, बच्चे जब खुद पढ़ते हैं, अध्ययन करना। सांख्य फिलोसफी एक्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट्स वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, तो इसमें अलग अलग पारंपरिक और आधुनिक विधियां स्वीकार की गई हैं जिससे कि बच्चा जो है ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के बारे में। दुख, तीन प्रकार के, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सफरिंग, फिजिकल, डिवाइन एंड मटेरियल, तीन प्रकार के दुख हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से दुख से मुक्ति मिलती है, तो बच्चे को ये सिखाया जाता है कि वो अपने आप को जाने कि वो कौन है ताकि उसे सफरिंग से मुक्ति मिले। बॉन्डेज इज इग्नोरेंस, वही वाला पॉइंट आ गया, बच्चा अगर इग्नोरेंस में जी रहा है, अज्ञानता में जी रहा है, तो आत्मा और नॉन सोल जो होती है इनके बीच में अंतर नहीं बता पाएगा। मोक्ष कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, आत्मा और निरात्मा के
बीच में जब अंतर समझता है तो मोक्ष समझ आता है। नॉलेज नॉट कर्मा लीड्स टू लिबरेशन, ये बात उसको समझनी पड़ेगी कि ज्ञान जो है वो उसको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, उसके कर्म नहीं। ठीक है। ओनली नॉलेज कैन डिस्पेल इग्नोरेंस, सिर्फ ज्ञान ही अज्ञानता को दूर कर सकती है। नॉलेज इज गेन बाय डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रकृति एंड पौरुष। ठीक है, प्रकृति और पौरुष के बीच में अंतर जो है वो ज्ञान से प्राप्त होता है। प्रकृति क्या है? द गोल इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रकृति। प्रकृति यानी ईश्वर बेटा, अल्टीमेट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का अंतिम कारण। एवरीथिंग हैज अ कॉज बट प्रकृति हैज नो कॉज, इट इज द फर्स्ट कॉज। प्रकृति कैसे बनी, क्यों बनी? ईश्वर का कोई कारण नहीं है। ठीक है, वो सबसे पहला कारण है। ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन प्रकृति, मेटेरियलिस्टिक सारी चीजें जो है वो प्रकृति पे आधारित होती हैं। एज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, प्रकृति इज कॉल्ड द प्रधान। प्राइमरी दो होते हैं बेटा, सांख्य फिलोसफी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रकृति जो नेचर है और एक पौरुष। ठीक है, पौरुष यानी मटेरियल वर्ल्ड आपका, प्रकृति हो गई आपकी स्पिरिचुअल यानी गॉड, गॉडली। ठीक है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारी, शैक्षिक महत्वता, कि इसमें इंडिविजुअल पर्सनालिटी को हाईलाइट किया जाता है। 3 गुणाज ऑफ नेचर, प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनकी व्याख्या की जाती है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डिस्क्राइब किए जाएंगे। ऑफर्स अ प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल अप्रोच इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हर तरीके से बच्चे को ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, मॉडर्न मेथडोलॉजीज भी सिखाई जाती हैं। डेमोक्रेटिक आइडियाज, कि बच्चा जो है एक लोकतांत्रिक सिटीजन बने, डेमोक्रेटिक रहे, सबकी इज्जत करे, सबकी रिस्पेक्ट करे, ये सिखाया जाता है। प्रेजेंस मेथड्स दैट रिमेन रेलेवेंट इन टुडेज साइंटिफिक एरिया इरा। सांख्य फिलोसफी जो है वो आज के ज़माने की भी जो तरीके हैं उनको भी एक्सेप्ट करती है और उनके ज़रिए से बच्चों को सिखाने में मदद करती है। ठीक है, सिंपल है, इसको नोट्स से पढ़ना बेटा। जितनी भी फिलोसफीज तुम्हें मैं बता रही हूँ ये सारी नोट्स से पढ़ना, नोट्स में ये बेटर तरीके से लिखी हुई है, बुक से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नोट्स में आसान भाषा में लिखी हुई है बहुत। क्लियर है सांख्य फिलोसफी? बेटा पानी पिला दे, गला सूख गया मेरा। इसके बाद है वेदांता, फिर वेस्टर्न फिलोसफीज आ गई हैं। अच्छा, इंडियन फिलोसफीज में सिर्फ 2 ही फिलोसफी दे रखी है बेटा आपकी बुक में, सांख्या और वेदांता। ठीक है, वेदांता खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वेस्टर्न फिलोसफीज आ जाएंगी। देना बेटा फटाफट पानी। बहुत ठंडा है। वेदांता फिलोसफी पे आ जाओ। हिंदी की बुक में पेज नंबर हिंदी की बुक में पेज नंबर 72 पे है। और इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 73 से स्टार्ट है। इंग्लिश की बुक में तो कुछ दे ही नहीं रखा ढंग से। चलो वेदांता फिलोसफी पढ़ते हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन में एक विशेष स्थान रखता है। इसके जो स्थापक हैं बेटा वो शंकराचार्य का नाम आता है, फाउंडर है। ठीक है, प्रोमिनेंट आचार्य उनको माना जाता है। क्या विशेषता है वेदांता फिलोसफी की? वेदांता फिलोसफी कहता है यूनिवर्स जो है वो अल्टीमेट वन रियलिटी है, ब्रह्मांड। ठीक है, ब्रह्मांड जो है वही वास्तविकता है। ठीक है, विचार पदार्थ से अधिक मौलिक है। हमारे जो विचार होते हैं वो मैटर, जो चीज़ें होती हैं इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ रियलिटी, 3 तरीके की वास्तविकता है। एक संसारिक जो भौतिक जीवन है हमारा, एक प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल लाइफ हम जीते हैं, और एक अल्टीमेट यानी परम ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है। द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय ब्रह्मांड्स माया, इल्यूजन पावर, ब्रह्म की जो माया है उससे ये दुनिया बनी थी। सृष्टि एक चंचल क्रिया थी, उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी। एक प्लेफुल एक्ट था जब इसको बनाया गया, कोई भी पर्पस नहीं था इसको बनाने का। इंडिविजुअल सेल्फ, जीव, और गॉड, ईश्वर, यही 2 अल्टीमेट ब्रह्मांड है। ठीक है, ईश्वर और जीव, इन्हीं दोनों से जो है वेदांता फिलोसफी बन रही है। वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्रिवन बाय माया, तो माया से संचालित है पूरा का पूरा जो इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं, भौतिक दुनिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो दुनिया है ये दिन ब दिन बदलती जा रही है। वेदांता सपोर्ट्स द वर्ण एंड आश्रमा सिस्टम। ठीक है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था जो होती थी उसको वेदांत सपोर्ट करता है, जिसमें संन्यास आश्रम को सबसे ऊपर मानते थे।
ठीक है। वेदांता रीबर्थ और कर्म इनको भी स्वीकार करता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म और पुनर्जन्म। क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, दो क्लासिफिकेशन है, एक आध्यात्मिक और एक शारीरिक। स्पिरिचुअल एजुकेशन में शंकराचार्य फिलोसफी के हिसाब से आपकी परा और अपरा विद्या आ जाती है बेटा। ठीक है, परा विद्या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो गई, जिसके अंदर हम अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्मांड को मानते हैं। ये नॉलेज जो है आपको उपनिषद से हासिल होती है। ठीक है, परा विद्या जो है अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन माना जाता है। ठीक है, जिसमें हम खुद के बारे में और यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, यानी ईश्वर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, साइंस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। पराविद्या के थ्रू जो है वन अटेन्स प्योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिससे उसको परम सत्य का आभास होता है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक शिक्षा जो है ये अपरा विद्या है, यानी कि संसार का जो नॉलेज होता है, वर्ल्डली नॉलेज, मतलब चीजें। ठीक है, राइटियस और अनराइटियस एक्शंस, 4 वेदा आते हैं इसमें, 6 वेदांग आते हैं जो वर्ल्डली लाइफ पे फोकस करते हैं। अपरा विद्या जो है इसका पूरा दुनिया से लेना देना है, जो भी दुनिया के अंदर सफरिंग वगैरह है, ये सारी चीजें। अल्टीमेट गोल जो होता है वो मोक्ष होता है, जो परा विद्या से हासिल होता है, स्पिरिचुअल से। ठीक है, जब हम अपरा विद्या का त्याग कर देते हैं तो हम परा विद्या की ओर बढ़ते हैं और मोक्ष हासिल हो जाता है। इसके बाद वेदांत शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल। एजुकेशन इज इंटरडिपेंडेंट विद नॉलेज, शिक्षा जो है वो ज्ञान पे निर्भर करती है। एजुकेशन और नॉलेज जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही शिक्षा मिलती है। एजुकेशन स्पिरिचुअल रिलीजियस सेक्रेट प्रोसेस होता है, धार्मिक है, पवित्र प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलती है शिक्षा जो होती है। ठीक है, सिर्फ दुनियावी नॉलेज के बारे में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के बारे में जानना भी एजुकेशन है, ब्रह्मांड यानी परम सत्य। एजुकेशन जो है इससे हमारी इग्नोरेंस, जो अज्ञानता है वो दूर होती है, और जब अज्ञानता दूर होती है तो बेटा हमारे दुख दर्द लगाव अटैचमेंट गुस्सा ये सब अपने आप दूर होने लग जाते हैं। शंकराचार्य जो है इन्होंने कहा है ओनली एक्सपीरियंशियल नॉलेज एज एजुकेशन, मतलब जो अनुभवात्मक ज्ञान होता है, बच्चे जो अनुभव करते हैं वही शिक्षा है। ठीक है, एजुकेशन जो है ये ब्रह्मांड, जो हमारे अंदर जो भ्रम है उसको जागरूक करता है, हमारे अंदर की प्रकृति को जागरूक करता है, हमें ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस देता है। टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, ये 3 जो है हमारे टीचर स्टूडेंट करिकुलम, ये शिक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि जॉन डीवी ने भी कहा था, एजुकेशन जो है इससे बच्चे का पूरा पीसीएससी डेवलप होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एजुकेशन और लाइफ आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर मटेरियल कंफर्ट बट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन, जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप दुनिया में आए हो तो यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं उनको भोगो, शिक्षा प्राप्त करना भी जीवन है। एजुकेशन मेक्स लाइफ सेल्फ सेंटर्ड डिटैच्ड एंड वर्चुअस, शिक्षा से हम आत्म केंद्रित होते हैं, अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं। एजुकेशन हेल्प्स क्रिएट अ बेटर सोसाइटी बाय डेवलपिंग एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स, तो जो बेहतर लोग हैं, असाधारण व्यक्ति, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उनको एक्सेप्ट करके सोसाइटी बेहतर बनती है। ये सारे जो है वेदांता फिलोसफी कहता है। एम्स क्या है वेदांता एजुकेशन के? पहला ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, तो शंकराचार्य के अनुसार सभी शिक्षा का सार ब्रह्म, परम वास्तविकता यानी यूनिवर्स को समझना है। यूनिवर्स से रिलेटेड है बेटा कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, परम वास्तविकता। आत्मविश्वास, वेदांता एजुकेशन जो है इससे बच्चों में आत्मविश्वास डेवलप किया जाता है। इसका मेन एम होता है कि बच्चे खुद पे निर्भर हों, खुद पे विश्वास रखें। ठीक है, खुद के बारे में जब वो जानकारी हासिल करेंगे तो अपने आप उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म आत्मा में एकता, यूनिटी इन ब्रह्म सोल। द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू अटेन नॉन ड्यूअलिज्म, अद्वैता, प्रमोटिंग यूनिटी एंड हार्मनी अमंग इंडिविजुअल्स। तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य अद्वैतवाद प्राप्त करना है, व्यक्तियों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ाना। शिक्षा का उद्देश्य एकता की भावना पैदा करना, यूनिटी लेकर आनी है, मतलब धार्मिक भावना का विकास, रिलीजियस स्पिरिट, रिलीजियस लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पे, इसको रिलीजियस कर देना, रिलीजियस स्पिरिट का विकास करना। ठीक है, कि एजुकेशन और धर्म जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो एजुकेशन से धर्म को प्रमोट करो और धर्म से एजुकेशन को शेप दो।
टेंडेंसी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वही सारी बातें हैं वापस से। शंकराचार्य जो है वो डिटैचमेंट पे फोकस करते हैं कि बच्चे जो है किसी भी चीज के साथ अपना लगाव ना लगाएं, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर डिटैचमेंट होना चाहिए, एमिंग टू फ्री इंडिविजुअल फ्रॉम वर्ल्डली सफरिंग्स एंड डिजायर्स। तभी हम जो है इस दुनिया की जो भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, इनसे दूर हो पाएंगे। जीवन मूल्यों का विकास, शंकराचार्य एम्फसाइज स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज इन एजुकेशन, जिसमें सच, अहिंसा, कंपैशन, यूनिटी, सेल्फ कंट्रोल, सिंप्लिसिटी, सेल्फलेस सर्विस, ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं जो कि लाइफ वैल्यू, जीवन मूल्य का विकास करती है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन वेदांता फिलोसफी, तो ग्रेट पर्सनालिटी, शंकराचार्य कहते हैं एक आइडियल टीचर जो है उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा उसको देख के इतना इंस्पायर हो जाए और फिर वो उससे चीजें सीखे, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मॉरल वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, मेंटली पीसफुल होना चाहिए वो जो शिक्षक होता है। ऐसा नहीं है घर के लड़ाई झगड़े क्लास में लेकर आ रहा है, सेल्फ कंट्रोल्ड होना चाहिए, दुनिया के डिजायर्स से अटैच नहीं होना चाहिए। ह्यूमिलिटी, कंपैशन जो होता है तुम्हारा, विनम्रता, करुणा, ये भाव उस शिक्षक के अंदर जरूर होने चाहिए। एक गाइड का काम करना है टीचर को, जैसे फैसिलिटेटर बोलते हैं, मेंटोर भी, माँ बाप भी, दोस्त भी, ठीक है, पीयर भी। टीचिंग एज रिलीजन, शंकराचार्य ने कहा है कि टीचिंग जो है, पढ़ाना एक बहुत ही आध्यात्मिक ड्यूटी है, सीक्रेट ड्यूटी है, कोई प्रोफेशन नहीं है, इसीलिए हर टीचर को इसको अपना धर्म समझ के पढ़ाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल कैपेसिटी, धर्म के रूप में शिक्षण नहीं, बाहरी क्षमता का विकास, तो इन्होंने ये कहा है कि एजुकेशनल फिलोसफीज व्यूज स्टूडेंट्स एज एम्बोडेड सोल्स विद इनफिनाइट पोटेंशियल, कैपेबल ऑफ बाउंडलेस नॉलेज एंड पावर, एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग दिस पोटेंशियल। तो बच्चे की जितनी भी क्षमताएं हैं उन सब को खोजना, उन सब का रिकॉग्निशन करना वेदांता फिलोसफी सपोर्ट करता है। चैतन्य नेचर, शंकराचार्य एक्नॉलेजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, कि सारे बच्चे जो हैं वो अलग हैं, सब भिन्न हैं, ठीक है, बट कंसिडर्स देम अ रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या। ही बिलीव दैट वंस दिस इग्नोरेंस इज रिमूव्ड, द ट्रू सेल्फ आत्मन इज रिवील्ड। जब हर बच्चा ये समझने लगेगा कि हम में व्यक्तिगत अंतर है, इनको स्वीकार करने लगेगा, तो वह अज्ञानता से दूर हो जाएगा और आत्मा प्रकट हो जाएगी। छात्र अपने सच्चे स्वरूप को शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करेंगे। चैतन्य यानी कॉन्शियस माइंड, ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड को प्योर तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। गुरु, इसेंशियलिटी ऑफ गुरु, अद्वैता वेदांता, गुरु जो है ये बहुत जरूरी है शिक्षा में, ठीक है। भले ही कोई छात्र शास्त्रों में पारंगत हो, उसे स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान की तलाश नहीं करनी चाहिए, ठीक है, खुद से ना ढूंढ के एक शिक्षक के जरिए से जो है ज्ञान हासिल करे बच्चा, ये बोलता है वेदांता फिलोसफी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बोलो ना। ठीक है, अब हमारा वेदांता फिलोसफी वाला पार्ट खत्म हो गया। अब वेस्टर्न फिलोसफीज आएंगी जो हम कल स्टार्ट करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट संडे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलोसफीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। अभी ये वाली यूनिट 2 जो है हमारी है अच्छी, अभी है इसमें, इसमें आइडलिज्म है हमारा, एक्सपीरियंशियलिज्म भी होगा, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, अभी फिलोसफीज हैं इसमें। एक संडे और लगेगा इसको खत्म करने में, फिर 3-4 यूनिट छोटी छोटी हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। 3-4 यूनिट्स इजी भी हैं, रिपीटेड है। 3-4 यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इजी है, ठीक है। तो 2 संडे और लगेंगे मुझे लगता है ये बुक खत्म करने में। चलिए, रिकॉर्डिंग